बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल की जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं करना पड़ता। आजकल के मॉडर्न एयर वॉर के अंदर आपको अनदेखी चीजों का मुकाबला ज्यादा करना पड़ता है, और ये अनदेखी चीजें क्या है, ये आपको नजर नहीं आती, लेकिन ये वहां पे मौजूद होती हैं और ये आपका रास्ता रोकती हैं और ये आपको अंधा कर देती हैं, आपको ब्लाइंड कर देती हैं। अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है और अमेरिकन नेवी जिसके पास दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स है, वो ये बात बहुत देर से समझ चुके हुए हैं और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। वो ये समझ चुके हुए थे कि आने वाली जो वॉरफेयर है वो स्पेक्ट्रम वॉरफेयर है। इसके लिए अमेरिका ने बहुत देर से जो है वो काम करना शुरू कर दिया हुआ था। पहले जहां तक मुझे याद है, अमेरिकन एयरफोर्स जो थी वो EF-111A रेवन यूज करती थी। ये बेसिकली अमेरिका का एक बॉम्बर था F-111। ये उसके ऊपर बेस जहाज था, लेकिन ये बहुत बड़ा था और ये सिर्फ एयरफील्ड के ऊपर से उड़ सकता था। नेवी इसको यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। ये एयरक्राफ्ट पे ना लैंड कर सकता था, ना ये वहां से फ्लाई कर सकता था। इस वजह से नेवी को एक और किस्म का जहाज चाहिए था जो कि लाइट वेट हो लेकिन पोटेंट हो। अमेरिकन नेवी ने एक जहाज था YA-2F1। ये बेसिकली एक कैरियर बेस्ड जहाज था। ये बेसिकली एक कैरियर बेस्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था। इसको उन्होंने यूज करना शुरू किया। इसके ऊपर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स थे। अपने टाइम के अंदर इसके ऊपर जो कंप्यूटर्स लगे हुए थे वो उस वक्त के बेस्ट कंप्यूटर्स थे, यानी कि ये अपने वक्त का बेस्ट जहाज इसको आप कह सकते हैं। ये जहाज जो था ये 1950s के अंदर अमेरिका ने डिजाइन करना शुरू किया। 1960s के अंदर एक इसकी रिफाइंड फॉर्म जो थी वो दुनिया के सामने आई और उसको उन्होंने नाम दिया A6 इंट्रूडर। A6 इंट्रूडर जो था वो एक हैवी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था, न्यूक्लियर केपेबल था, किसी भी वेदर के अंदर काम कर सकता था, डे नाइट हर वक्त काम कर सकता था और अच्छा खासा बॉम्ब लोड वो लेके जा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे काम वो जो था वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से परफॉर्म कर सकता था। अमेरिकन नेवी ने इसको 1963 के अंदर इंडक्ट किया। इसने वियतनाम वॉर के अंदर भी हिस्सा लिया। इसने लीबिया और इराक के ऊपर भी ऑपरेशंस के अंदर अमेरिकन नेवी का साथ दिया। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव जहाज था और वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिकन नेवी ने बहुत ज्यादा सबक हासिल किए थे। अमेरिकन नेवी ने, अमेरिकन एयरफोर्स ने वहां पे मार भी बहुत खाई थी और उसके बाद जब उन्होंने इस जंग को स्टडी किया तो उन्होंने उससे सीखा भी बहुत कुछ। एक चीज उन्होंने सीखी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये जहाज जो E6 था ये काफी जबरदस्त था, हैवी लोड उठा के लेके जा सकता था। अमेरिकन नेवी ने इसका एक वेरिएंट बनाया था, उसको उन्होंने नाम दिया EA-6A। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट था। इसके अंदर 2 सीट्स थी और 2 पायलट बैठ सकते थे। बेसिकली एक पायलट होता था और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर होता था। 28 की तादाद में ये जहाज जो थे ये बनाए गए। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 1963 के अंदर हुई थी। ग्रूमन कंपनी जिसने इस जहाज को बनाया था उसने इसको और ज्यादा इंप्रूव किया और 1968 के अंदर उन्होंने एक नया जहाज बना के दुनिया के सामने लेके आए। उसको उन्होंने नाम दिया EA-6B इंट्रूडर। पहला जो था वो EA-6A था, ये EA-6B इंट्रूडर था। ये उससे किस तरह डिफरेंट था ये भी कैरियर केपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, लेकिन इसके अंदर 2 की बजाय 4 सीट्स थी। 4 सीट्स पे ये क्या कर सकता था, एक पायलट होता था और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स इसके अंदर बैठते थे। 1971 के अंदर इसको उन्होंने अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया। 1968 के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई और 1971 के अंदर इनको उन्होंने अमेरिकन नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया। EA-6B ने तकरीबन 50 साल अमेरिका की नेवी और अमेरिका की मरीन कॉर्प्स को जो है वो सर्विसेज फराहम की। आप कह सकते हैं कि अमेरिका की नेवी और जो अमेरिका की मरीन कॉर्प्स थी वो 1 इंच भी इस जहाज के बगैर आगे नहीं चल सकती थी। अमेरिका की एयरफोर्स जो थी वो दूसरे किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज यूज करती थी, लेकिन वो बहुत कम नंबर्स में यूज करती थी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज्यादा जो जहाज थे वो अमेरिका की नेवी और अमेरिका की मरीन कॉर्प्स यूज करती थी और वो ये EA-6B जहाज था। वक्त गुजरता गया और अमेरिका ने इस जहाज के अंदर और ज्यादा मजीद जो थी एडवांसमेंट लेके आया। इस जहाज के साथ उन्होंने अल्टीमेटली AGM-88 मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया। अब ये AGM-88 मिसाइल कौन सा है, ये बेसिकली हार्म मिसाइल है, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये जो हार्म मिसाइल है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के रोल में काम आता है। आप सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में अपनी पिछली वीडियोस में आपको काफी दफा बता चुका हूं कि ये बेसिकली जो है रेडार्स को टारगेट करता है। सीड मिशंस के ऊपर जाता है, रेडार्स को टारगेट करता है। आपको पता है कि ये जो रेडार्स होते हैं काफी ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं और ये जो मिसाइल होता है ये इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करके इन रेडिएशंस की तरफ जाता है, उनको टारगेट करता है और अल्टीमेटली ये रेडार को हिट करके उसको तबाह कर देता है। जब रेडार ही तबाह हो जाता है तो आपके सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो बिल्कुल नलीफाई हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं फिर रह जाता, क्योंकि एक सरफेस टू एयर मिसाइल को ट्रैक चाहिए होता है और ट्रैक उसको उसका रेडार फ्राहम करता है। जब उसका रेडार ही नहीं होगा तो वो एनिमी के किसी भी टारगेट को ट्रैक नहीं कर सकेगा तो किसके ऊपर वो जाके फायर करेंगे। इस वजह से जब सरफेस टू एयर मिसाइल का रेडार जब खत्म हो जाता है तो सरफेस टू एयर मिसाइल किसी काम के नहीं रहते, फिर वो चाहे S-300 हो, पेट्रियट हो या S-400 हो। फिर अमेरिकन नेवी ने इसके अंदर और ज्यादा एडवांसमेंट लेके जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह टाइम गुजरता जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो जिद्दत आती जाती है। अमेरिकन नेवी ने इसके ऊपर जो है मजीद बेहतरीन किस्म के जैमिंग पॉड्स जो थे वो लगा दिए। ALQ-99 ये बेसिकली एक पॉड नहीं था, ये 3 पॉड को मिलके तो एक सिस्टम बनता था, उसको वो बोलते थे ALQ-99 जैमिंग पॉड्स। 3 पॉड्स मिलके एक सिस्टम बनाते थे। ये जो पॉड्स होते थे, कभी मैं आपको इनके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा, लेकिन इस तरह की वीडियोस जो है वो मैंने देखा कि लोग पसंद नहीं करते। जो बहुत ज्यादा टेक्निकल वीडियोस होती है मैंने देखा कि लोग उनको पसंद नहीं करते। ये जो ALQ-99 जैमिंग पॉड्स थे, इनका बेसिक काम क्या था, इनका बेसिक काम ये था कि ये दुश्मन
दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर देता था, रेडार्स को डिस्टर्ब करता था। उसके बाद आपको पता है कि ये जो रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स होते हैं, ये आईईडीज जिनको कहते हैं, जिनको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो सड़क के किनारे बॉम्ब्स रख दिए जाते हैं, उसके बाद जब आपके एनिमी की फोर्स वहां से गुजर रही हो तो आप उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए से उड़ा देते हैं। तो ये जो चीजें होती है रिमोट कंट्रोल आईईडीज इनको बोलते हैं। ये जहाज जो था इसका ये भी काम था कि अपनी जो फोर्सेस थी जब वो ट्रेवल करें तो उनको ये प्रोटेक्शन फ्राहम करे। जब आपकी फोर्सेस ट्रेवल कर रही हैं तो ये जो आईईडी सड़क के किनारे पड़ी होती हैं ये उनको जैम करता था, यानी कि जहां से आपकी फोर्सेस गुजर रही होती थी ये उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एम्ब्रेला कर देता था ताकि उनको कोई भी चीज जो है वो डिस्टर्ब ना करे और उनके रास्ते में कोई भी आईईडीज जो है वो उनको एक्सप्लोर ना कर सके। अमेरिका की नेवी ने तो इस जहाज को पहले रिटायर कर दिया था, लेकिन अमेरिका की मरीन कॉर्प्स ने इसको 2019 के अंदर जो है वो रिटायर किया। ये जहाज जब रिटायरमेंट के करीब था तो उस वक्त अमेरिका की मरीन कॉर्प्स ने इसके ऊपर लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स भी जो थे वो इंटीग्रेट कर दिए थे, जिसकी वजह से ये जहाज जो था ये ओवरवॉच और सर्वेलेंस के काम भी करता था। ये जैमिंग भी करता था, ओवरवॉच भी करता था और सर्वेलेंस भी करता था। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जहाज जो है ये EA-18 ग्राउलर से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ये देखें कि EA-18 ग्राउलर के अंदर 2 बंदे बैठ सकते हैं, एक पायलट और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर, जबकि EA-6B के अंदर 4 बंदे बैठ सकते थे, एक पायलट और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स प्लस पॉड। आप इन दोनों के ऊपर कोई सा भी अच्छा सा लगा सकते हैं, लेकिन एक एडवांटेज तो EA-18 ग्राउलर को है, वो ये है कि वो सुपरसोनिक है और ये जहाज जो है ये सुपरसोनिक नहीं है। EA-6B ग्राउलर के रिटायर होने के बाद अमेरिकन नेवी ने तो EA-18 ग्राउलर को यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन जो मरीन कॉर्प्स थी अमेरिका की उन्होंने EA-18 ग्राउलर को यूज नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए उन्होंने MQ-21 ब्लैकजैक ड्रोन्स का सहारा लिया। इन ड्रोन्स के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये ड्रोन्स जो है ये EA-6B ग्राउलर का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। EA-6B ग्राउलर जो है वो एक बड़ा जहाज था, ज्यादा जैमिंग पॉड्स उठा सकता था, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स बैठते थे, एक ड्रोन जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज है आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर का स्पीयर हेड है, क्योंकि ये सबसे आगे जाके तो पहले दुश्मन को ब्लाइंड करते हैं या उसके ऊपर सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस वाला कोई मिशन करते हैं, उसके रेडार्स को खत्म करते हैं और उसके बाद आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो जाके तो दुश्मन के ऊपर अपनी बमबारी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक दुश्मन जो है वो ब्लाइंड हो चुका होता है, वो आपके फाइटर जहाजों के खिलाफ रिटेलिएट नहीं कर सकता और आपके जहाज जो है वो इजीली जाके और बिला खौफो खतर जाके तो दुश्मन की कार्रवाई कर सकते हैं। एंड पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ये कॉम्बैट की एक मेजर डोमेन बन चुकी हुई है। अगर आपने किसी भी जंग को जीतना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जो है वो सबकत लेके जानी पड़ेगी। बेसिकली ये जो हमारे जैसी अवाम होती है हम ज्यादातर जहाजों को देखते हैं, F-35 को देखा, F-18 को देखा, F-15 को, F-16 को देखा, हम इनको फैंसी करते हैं, लेकिन ये जो जहाज होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज होते हैं, ये जो EA-6B वाले जिस तरह के जहाज होते हैं, ये इन जहाजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर और ज्यादा वीडियोस बना के दूंगा। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।